हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस देखा था और सॉफ्ट मैग्नेटिक और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या है वो भी हमने देखा था। आज के क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 5 आपको पढ़ना होगा। प्री के लिए देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो मेंस में आपको क्या पूछेगा, इन सभी का प्रॉपर्टी पूछेगा या फिर जस्ट एक क्वेश्चन दे देगा एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें आपको पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है किस किस मटेरियल की। तो आइए हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन पूछेगा तो भी आपको डिस्कस करना है। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं जाऊं तो हमने पिछली क्लास में देखा था, हम पहले पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड होता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फोर्थ हम पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। नाम थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो ये देखिए, ये आपको नाम भी अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से पढ़नी है। ये देखिए, ये टॉपिक जो होता है वो मटेरियल साइंस का टॉपिक होता है। वहां पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना होता है मटेरियल साइंस में, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी आपसे एक एक प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहला आपको हेडिंग डालना है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए, इसमें हम लोग मैग्नेटिक जो नेबरिंग एटम होता है, हमारा नेबरिंग डाइपोल होता है, जैसे हम ये बोलते हैं डाइपोल, इसमें हमारा कोई भी इंटरेक्शन एक दूसरे के जो नेबरिंग होता है एटम्स डाइपोल्स, उसमें नहीं होता है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगल बगल वाला क्या कर रहा है। नो इंटरेक्शन बिटवीन दी नेबरिंग डाइपोल, ठीक है, नो इंटरेक्शन बिटवीन दी नेबरिंग डाइपोल। नेबरिंग डाइपोल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे इसमें कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। एक डायामैग्नेटिक मटेरियल की हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, तो यहाँ आप लिखिए नो परमानेंट डाइपोल, सेकंड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब आप बात करेंगे 4 मटेरियल के बारे में, पैरा, फेरो, एंटी एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, तो वहां पर परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ ही साथ नेबरिंग डाइपोल में इंटरैक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड ऑफ पॉइंट लिखेंगे, देयर विल बी नो मैग्नेटिक मोमेंट, नो मैग्नेटिक मोमेंट in the absence of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। मैग्नेटिक मोमेंट मैं डिस्कस की थी आपसे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। लेकिन जब आप अगर अप्लाई करेंगे इन द presence of applied magnetic field, the magnetization produced in the direction opposite to the applied magnetic field, देखिए
यहाँ पर क्या होता है, जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे इस मटेरियल में, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा जिसे हम बोलते थे कैपिटल M, वो क्या होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको अंडरलाइन करना है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अगर हमारा M, देखिए ये हमारा होता है H, जिसे हम बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोला जाता है। अगर ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमारा इस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M ऑपोजिट होगा, यानी एक दूसरे के वो ऑपोजिट में होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। उसके बाद आप देखिए, फॉर अ परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर मैं बोलूं, वैसे तो कुछ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, तो एग्जैक्टली हमारा M और H एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। M इज इक्वल टू माइनस H। यहां से आप M अपॉन H का जब रेशियो निकालेंगे तो ये होगा -1। देखिए -1 ही आएगा। M अपॉन H इज इक्वल टू -1 आ रहा है। और हमें पता है काई क्या होता है, काई M इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे M अपॉन H की वैल्यू -1 है, तो आप बोलिए -1 आएगा ससेप्टी की वैल्यू। फॉर अ परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के केस में ससेप्टिबिलिटी होता है -1। ठीक है, ये मैंने डिराइव किया है -1। और अगर हम नॉर्मल डायामैग्नेटिक मटेरियल लेंगे तो ससेप्टिबिलिटी होता है यहाँ पर नेगेटिव। तो आप लिखिए ससेप्टिबिलिटी काई M इज नेगेटिव होगा। ये हो गया हमारा 3 और ये 3, 6 पॉइंट हो गए। आगे एक और पॉइंट डिस्कस करना है रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड एग्जाम्पल भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इतना पॉइंट आप नोट डाउन करिए। वो आप बताइए परफेक्ट डायामैग्नेटिक के केस में ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना है एग्जाम्पल, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट आप लिखिए द डायामैग्नेटिक मटेरियल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा डायामैग्नेटिक मटेरियल, कैपिटल T। इट इज इंडिपेंडेंट। कई बार आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है रिलेशन क्या है टेम्परेचर के ऊपर, डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन है या फिर रिलेशन नहीं है, तो आप बोलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये रिपल करते हैं, ठीक है, मैग्नेट से ये मटेरियल रिपल करते हैं। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए बहुत ज़रूरी है, आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए इस मटेरियल का। तो डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल बेस्ट है हमारा कॉपर। ठीक है, तो कॉपर इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। कॉपर इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हो गया पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द डायामैग्नेटिक मटेरियल। इतना आप नोट करिए। और एक आध लाइन इसके बीच में छोड़ दीजिए, पैरामैग्नेटिक और इसकी मैग्नेटिक के बीच में, ताकि अगर आपको कोई नया पॉइंट्स दिखाई दे, कभी आप स्टडी कर रहे हैं बुक से या फिर कहीं और से नया कुछ दिखाई दे, तो आप ऐड कर लीजिए। तो आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारा सेकंड मैग्नेटिक मटेरियल में। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यहीं से मैं लिखना शुरू करती हूँ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, जिसमें कि इंटरैक्शन बिटवीन द नेबरिंग, एक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। तो आप लिखिए परमानेंट डायपोल्स आर प्रेजेंट
दिस द फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बोल सकते हैं द इंटरैक्शन बिटवीन neighboring atoms are negligible। ठीक है, इसमें नेग्लिजिबल होता है इंटरैक्शन। नेग्लिजिबल थोड़ा स्पेलिंग ठीक है, बस आप समझिए। द इंटरैक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स आर नेग्लिजिबल। यहाँ पर बहुत ही नेग्लिजिबल इंटरैक्शन होता है दोनों डायपोल के एटम्स के बीच में, यानी कि रैंडमली इधर उधर होते हैं, कहीं भी कहीं होते हैं। ये कुछ इस तरीके का आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और भी आप ऐड कर लीजिए जैसे भी है, इक्वल है, सब बराबर बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंटरैक्शन यहाँ पर नेग्लिजिबल होता है हमारे केस, इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और ये क्या होते हैं मटेरियल। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे दिस मटेरियल्स आर वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है ये, बट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सेम डायरेक्शन में अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमारा ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, बहुत स्ट्रांगली नहीं होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा। ये होता है पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी। फर्स्ट होता है परमानेंट डायपोल प्रेजेंट होते हैं, इंटरैक्शन होता है नेग्लिजिबल, और ये होते हैं वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो देखिए सेम डायरेक्शन में है, यानी कि H और M का डायरेक्शन सेम है, ये M है, H और M का डायरेक्शन सेम है, तो ससेप्टिबिलिटी हमारी क्या आएगी, स्मॉल बट पॉजिटिव आती है यहाँ पर। तो मैं बोलूँगी ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल बट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता है इस स्टेटमेंट के बेस पे। अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी देखते हैं तो देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। और मैं आपको एक्सप्लेन करी थी ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का रिलेशन क्या होता था। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं क्यूरी लॉ की मदद से। तो आप बोलिए क्यूरी लॉ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। द पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इट इज गिवन बाय द क्यूरीज लॉ, वेयर मैं बोलूँगी काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कैपिटल टी काई एम है यहाँ पर, देखिए प्रोपोर्शनलिटी है, इन्वर्स में रिलेशन है यहाँ पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा, यानी कि ये एक इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एंड डेफिनेटली दिस मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कैपिटल सी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप बोलिए काई एम इज इक्वल टू कैपिटल सी बाई टी, वेर सी क्या है आपका, यहाँ पर सी हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज द क्यूरी कांस्टेंट। कैपिटल टी इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है। देखिए एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम। बेस्ट एग्जाम्पल आप एल्यूमिनियम को दे सकते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। तो इतना पॉइंट आपको पूरा डिस्कस करना। देखिए 6-7 पॉइंट है, अगर आप अच्छे से डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
उसके साथ आप ये डायग्राम शो करेंगे तो बहुत और अच्छा आपको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। इसमें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्री के लिए बोलूँ तो फ्रेंड्स देखिए, प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्यूरियस लॉ को फॉलो करता है। तो इतना आपको बताना है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एल्यूमिनियम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसको मैं मिटाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखिए, फेरो मतलब आयरन से रिलेटेड होता है और हमें पता है कि अच्छे से स्ट्रांगली वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो आप थर्ड मटेरियल लिखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें भी हमारा परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है। सेकेंड, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हम इंटरैक्शन देख रहे थे, तो वहां एटम के बीच में जो नेबरिंग एटम थे उनमें नेग्लिजिबल इंटरैक्शन आ रहा था, लेकिन इसमें अच्छे से इंटरैक्शन आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरैक्शन होगा। ये हमारे एटम्स हैं और एटम्स देखिए सेम डायरेक्शन में पैरेलली ओरिएंट हो जा रहे हैं, देखिए ऐसे। इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें ऐसे ही शो करना पड़ेगा। एक तो इक्वल है सभी के सभी एटम और उसमें सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं। तो अगर हम बोलेंगे सब मैग्नेटिक मटेरियल में, तो आउट ऑफ ऑल द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है ये इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। दे एग्जिबिट अ नेट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। देखिए यहाँ पर हमारा नेट सब एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होते जा रहेंगे, तो एक नेट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ हम बोलेंगे दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन सेम होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से और साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन नहीं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ससेप्टिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ससेप्टिबिलिटी होता है बहुत ज़्यादा हाई, ससेप्टिबिलिटी इज वेरी हाई। ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और साथ ही साथ रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है इस मटेरियल का। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ऑल्सो वेरी हाई। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर देखिए, अगर कोई आयरन कोर है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी हंड्रेड्स में दी रहती है, कई बार 300, 1000 और भी बहुत ज़्यादा दिया रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ये फॉलो करता है, ये भी हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो लिखिए यहाँ पर दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कैपिटल टी पे डिपेंड करता है। क्यूरियस लॉ को ये भी फॉलो करता है, पर यहाँ पर क्यूरियस लॉ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो काई एम था हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t माइनस थीटा। जब आप पैरामैग्नेटिक पढ़ रहे थे तो 1/थीटा था, यहाँ पर 1/t माइनस थीटा हो जाएगा, जहाँ पर हमारा काई एम को हम रिमूव करेंगे तो c/t माइनस थीटा आएगा। c तो हमारा सेम रहेगा, क्यूरी कांस्टेंट,
यहाँ पे मैं थोड़ा स्टार्टिंग वाला पॉइंट को हटा रही हूँ। देखिए ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड कभी भी नहीं करता है टेम्परेचर के ऊपर। Chi m is equal to C upon T minus theta, where C is equal to Curie constant and T जो हमारा था वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, जैसे कि हम पैरा में लिए थे। यहाँ पर थीटा हमारा है क्यूरिस टेम्परेचर। और इसमें देखिए अगर ये क्यूरी टेम्परेचर के अबव में गया, अगर मान लीजिए अबव क्यूरी टेम्परेचर गया, अबव थीटा दैट इज क्यूरी टेम्परेचर, तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल will become or will start behaving like paramagnetic material। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। कब? एक पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गया तो ये बिहेव करने लगेगा पैरामैग्नेटिक की तरह। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके अबव में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज अ पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगे, तो हम बोलेंगे क्यूरिस टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे आयरन, कोबाल्ट, निकल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बेसिक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख दी, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड में। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बिहेव करते हैं एज अ मैग्नेट। थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉपर्टी होती है इस मैग्नेटिक मटेरियल में, इसीलिए ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंटरेक्शन आपने देख लिया कैसे होता है। आइए हमारे फोर्थ मटेरियल में हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है फोर्थ की। फोर्थ है हमारा एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट रहता है परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा परमानेंट डायपोल मोमेंट आर प्रेजेंट। उसके बाद आप सेकंड में लिखेंगे इंटरेक्शन कैसा होता है इसके बीच में। तो इंटरेक्शन देखिए कैसा होता है। ये हमारे एटम्स हैं, एंटी है मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। देखिए ऑपोजिट में, जब आप फेरो पढ़ रहे थे तो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, पैरेलली थे, सब अपवर्ड डायरेक्शन में थे। लेकिन इसमें इंटरेक्शन ऐसा होगा, इक्वल होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ आप लिखिए the interaction between the neighboring atoms are equal but opposite। ठीक है, but opposite, so the net magnetization is 0। यहाँ पर देखिए नेट मैग्नेटाइजेशन तो जीरो आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो हम बोलेंगे नेट मैग्नेटाइजेशन इज 0। ठीक है, नेट मैग्नेटाइजेशन इज 0। उसके बाद इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये भी डिपेंड करता है। तो आप लिखिए इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए क्यूरीज लॉ क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जो काई एम है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी प्लस थीटा। टी प्लस थीटा होता है
तो यहाँ पर हम थीटा बोलेंगे नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर के अगर अबव में गया, टेम्परेचर बढ़ गया मान लीजिए थीटा से, तो हमारा एंटी फेरो बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक की तरह। तो यहाँ आप बोलिए अबव थीटा यानी कि नील टेम्परेचर, द एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, the antiferromagnetic materials will start behaving like paramagnetic material, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट में। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आते हैं हमारे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो इतना आप डिस्कस करिए। लास्ट छोटा सा पॉइंट है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को सिर्फ आप पढ़ के जाइए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं डिस्कशन करने के लिए। फिफ्थ जो हमारा है वो होता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। इसे कई बार फेराइट भी कहा जाता है। जो मेमोरी स्टोरेज होता है उसमें यूज किया जाता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में। तो देखिए इसका पॉइंट, इसमें भी परमानेंट डायपोल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ लिखिए परमानेंट डायपोल्स आर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट, इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप इंटरेक्शन देखिए कैसा होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम, आर इक्वल नहीं होता, यहाँ पर अनइक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखना है, अनइक्वल एंड ऑपोजिट, यही बस इसमें इंपॉर्टेंट था। इंटरेक्शन कैसा हो देखिए, जैसे कि हम एंटी फेरो में देखे थे तो ऑपोजिट था, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का था, तो नेट मैग्नेटाइजेशन वहां पर जीरो हो जा रहा था। यहाँ पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। ऐसा एक बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा। तो यहाँ पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। तो इसको आप अंडरलाइन करिए, अनइक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी नेट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट जीरो। जीरो कैसे होंगे जब इक्वल नहीं है? तो नेट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट जीरो। इसे हम फेराइट भी बोलते हैं, फेराइट्स। और ये मैग्नेटिक मेमोरी में यूज किया जाता है, मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, मैग्नेटाइट बेस्ट एग्जाम्पल है। कुछ भी आप दे दीजिए, एक आध एग्जाम्पल और देख सकते हैं, बट एक दो लिखेंगे तो सफिशिएंट है। अब हम एक क्या करते हैं, हम एक छोटा सा टेबल फॉर्म करते हैं। बस आप उसमें पढ़ के जाइए, आपको इंटरैक्शन समझ में आ जाएगा। इंटरैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। कॉलम बनाइएगा। देखिए पहले कॉलम में आपको लिखना है मैग्नेटिक मटेरियल, फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड में आपको लिखना है डायपोल्स, या फिर आप लिखिए परमानेंट डायपोल एक साथ, नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा, परमानेंट डायपोल्स। सेकंड में आप लिखिए, थर्ड में आप लिखिए इंटरैक्शन बिटवीन द नेबरिंग एटम। इंटरैक्शन कैसा होता है नेबरिंग एटम के बीच में। पहला देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा था डाया मैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड हमने देखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है।
फोर्थ हम देख रहे थे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंड लास्ट हमने देखा था फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। परमानेंट डायपोल, जब हम डायामैग्नेटिक के केस में पढ़ रहे थे तो हम वहां बोल रहे थे नहीं होता है परमानेंट डायपोल मोमेंट, नो परमानेंट डायपोल्स। इसमें हमारा होता था यस, इसमें भी होता था यस यस, और इसमें भी होता है यस, यानी इन चारों में प्रेजेंट है, सिर्फ डायामैग्नेटिक को छोड़ के। इंटरेक्शन जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था, तो डैश लगा दीजिए। पैरामैग्नेटिक में आप देख रहे थे तो यहाँ नो लिख दीजिए, डैश लगाने के से बेटर है आप नो लिख दीजिए। यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। पैरामैग्नेटिक के केस में हमने देखा था नेग्लिजिबल इंटरेक्शन होता था, वहां पर कोई इंटरेक्शन होता था बट बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता था। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में इंटरेक्शन होता था, और कैसा होता था देखिए, इक्वल ऑन सेम डायरेक्शन, पैरेलल में सब होते थे। तो यहां आप लिखिए इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंटी फेरो में आप देख रहे थे, एंटी नाम से समझ में आ रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के थे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, यानी कि एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे। तो यहां आप बोलिए इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन में थे, ऑपोजिट में। लास्ट फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में हम देख रहे थे इंटरेक्शन हो रहा था लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं थे, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं थे, एक छोटा एक बड़ा। तो इसमें आप लिखिए अनइक्वल बट ऑपोजिट, अनइक्वल बट ऑपोजिट। इसमें भी हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन मिल रहा था। एंटी फेरोमिक के केस में देखिए नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट मैग्नेटाइजेशन 0 मिलेगा। लेकिन फेरीमैग्नेटिक के केस में इक्वल है लेकिन ऑपोजिट नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा, तो इस टाइप का इंटरेक्शन होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए आपको ये डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, और उसके बाद आपसे पूछेगा अगर मान लीजिए एंटी फेरो है तो उसमें इक्वल होता है या नहीं होता है, ऑपोजिट होता है या सेम डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मेंस के लिए आप टेबल बनाइए, टेबल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, और जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाया उसको आप प्रॉपर्टीज के तौर पे एक एक पॉइंट करके समझाइए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।